नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस जटिल जाल की जो हमारे ग्रह को, हमारी धरती को चलाता है। ये हैं हमारे वन और वन्य जीव। अब देखिए, ये सिर्फ कोई खूबसूरत नज़ारे या प्यारे जानवर नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है और सच तो ये है कि इसके बिना हमारा हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे ग्रह पर ये जो अविश्वसनीय बायोडायवर्सिटी है, यानी जैव विविधता, वो है क्या, और इसमें इस बड़ी सी तस्वीर में भारत की क्या अनोखी और कितनी महत्वपूर्ण जगह है। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, उनमें से लगभग 8% अकेले भारत में हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब हुआ करीब करीब 16 लाख अलग अलग तरह के जीव। और यही वो संख्या है जो भारत को दुनिया के सबसे जरूरी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक बना देती है। हाँ, और हम सब इसी कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा हैं। छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर वो जो विशाल ब्लू व्हेल है, हर कोई, हर जीव इस सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। अरे, यही तो वो सिस्टम है जो हमारी हवा को साफ करता है, हमारे पानी को शुद्ध बनाता है और हमारी जमीन को उपजाऊ रखता है। असल में देखा जाए तो यही तो हमारे जीवन का आधार है। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये सिर्फ एक लोकगीत नहीं है। नहीं, ये उस गहरे रिश्ते को दिखाती हैं जो बहुत सी संस्कृतियां हमारे पुरखे प्रकृति के साथ महसूस करते थे। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं। हम तो बस उसका एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन अब एक मुश्किल है। ये जो हमारा अनमोल खजाना है ना, इस पर एक बहुत गंभीर खतरा मंडरा रहा है। और इस संकट की गहराई को अगर समझना है तो मुझे लगता है भारत के बाघ की कहानी से बेहतर कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। देखिए, बाघ सिर्फ एक शानदार जानवर नहीं है। असल में उसकी मौजूदगी वो पूरे जंगल की सेहत का एक पैमाना है। मतलब अगर जंगल में बाघ हैं तो ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम स्वस्थ है, फल फूल रहा है। अच्छा, इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में तब भारत के जंगलों में लगभग अंदाजा लगाइए 55,000 बाघ आज़ादी से घूमते थे। लेकिन फिर आया साल 1973 और तब तक ये संख्या घटकर रह गई सिर्फ 1,827। सोच सकते हैं, 55,000 से सीधा 1,827। ये गिरावट इतनी शॉकिंग वाली थी कि एक राष्ट्रीय संकट का अलार्म बन गई। ये साफ था कि अब फौरन कुछ करना होगा। तो सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों? इस विनाशकारी गिरावट के पीछे असल में कई वजहों का एक पूरा तूफान था। एक तरफ उनकी खाल और हड्डियों के लिए अवैध शिकार हो रहा था, दूसरी तरफ जंगल सिकुड़ रहे थे, उनके शिकार के लिए जो जानवर चाहिए थे उनकी कमी हो रही थी, और ऊपर से बढ़ती इंसानी आबादी का दबाव। इन सब ने मिलकर बाघों को विलुप्ति की कगार पर ला खड़ा किया। तो अब जब संकट सिर पर आ गया था, इसके जवाब में भारत ने एक बहुत बड़ा, एक अभूतपूर्व देशव्यापी संरक्षण का प्रयास शुरू किया। और इसके बाद एक के बाद एक कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। जैसे 1972 में आया भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और उसके ठीक अगले ही साल 1973 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, समय के साथ ये संरक्षण की सोच और भी ज्यादा गहरी होती गई। अब सुरक्षा सिर्फ बड़े जानवरों तक सीमित नहीं रही, इसका दायरा बढ़कर तितलियों, पतंगों और यहां तक कि पौधों तक पहुंच गया। अच्छा, इन सारे प्रयासों को जमीन पर उतारने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। वनों को कानूनी तौर पर बांटा गया, मतलब क्लासिफाई किया गया। इससे यह तय करना आसान हो गया कि भाई किन जंगलों को पूरी तरह से बचाना है और किनका मैनेजमेंट कैसे करना है। आधे से ज्यादा वन क्षेत्र को आरक्षित यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया, जिन्हें सबसे ऊंचे लेवल की सुरक्षा मिली। लेकिन देखिए, सरकारी नीतियां और कानून ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। भारत में संरक्षण की जो असली ताकत है ना, उसकी गहरी जड़ें तो असल में स्थानीय समुदायों और उनकी परंपराओं में हैं। और इसका एक सबसे खूबसूरत उदाहरण है पवित्र उपवन की परंपरा, जिसे अंग्रेजी में सीक्रेट ग्रोव्स कहते हैं। ये एक बहुत ही प्राचीन जनजातीय विश्वास है जहां प्रकृति की पूजा होती है। और जानते हैं, सिर्फ इसी आस्था ने सदियों से जंगलों के बड़े बड़े हिस्सों को बिल्कुल अछूता और सुरक्षित रखा है। और ये परंपरा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये पूरे देश में अलग अलग रूपों में आज भी जिंदा है। कई मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं, तो उड़ीसा और बिहार में शादी ब्याह के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा होती है। और हाँ, राजस्थान का बिश्नोई समुदाय, वो तो इसका एक जीता जागता अद्भुत उदाहरण है।
वो लोग वन्य जीवों की रक्षा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, इतना कि उन्हें अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। और ये रिश्ता सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक ही नहीं है, ये पूरी तरह से व्यावहारिक भी है। कई समुदायों के लिए तो जंगल ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी आजीविका का स्रोत है। उनका जीवन जंगल से जुड़ा है और जंगल का जीवन वो उनसे जुड़ा है। इसी जमीनी सक्रियता का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण देखने को मिलता है राजस्थान के अलवर जिले में। यहां 5 गांवों के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। उन्होंने सरकारी मदद का इंतजार नहीं किया, नहीं, उन्होंने खुद अपने नियम बनाए, शिकार पर पाबंदी लगा दी और अपने जंगल और वन्य जीवों की रक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा ली। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? साफ है, संरक्षण का भविष्य इन 2 शक्तिशाली ताकतों को मिलाने में ही है। एक तरफ सरकार की नीतियां और दूसरी तरफ समुदाय की भागीदारी। और जानते हैं, इसी सोच ने संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM जैसे कार्यक्रमों को जन्म दिया। ये एक तरह से इस बात की ऑफिशियल स्वीकृति थी कि भाई स्थानीय समुदायों के बिना संरक्षण का काम अधूरा है, हो ही नहीं सकता। अब ये मॉडल काम कैसे करता है? ये एक सीधा साधा सा हिसाब है। समुदाय जंगल की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेते हैं और बदले में उन्हें जंगल से मिलने वाले जो नॉन टिम्बर उत्पाद हैं या फिर जो लकड़ी कटती है उसके मुनाफे में हिस्सा मिलता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जंगल भी बच जाता है और स्थानीय लोगों का भी भला होता है। मतलब एक सच्ची विन विन सिचुएशन। गौतम बुद्ध की कही ये बात, ये सदियों पुराना ज्ञान हमें प्रकृति की असीम उदारता की याद दिलाता है और साथ ही ये भी बताता है कि उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी कितनी कितनी गहरी है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे अपने आसपास ऐसी कौन सी स्थानीय परंपराएं हैं जो प्रकृति की रक्षा में मदद करती हैं? जरा सोचिए, हो सकता है संरक्षण की ये शक्तिशाली विचार हमारे चारों ओर ही मौजूद हों, बस हमें उन्हें पहचानने और सम्मान देने की जरूरत है।